आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो वो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, जिसको NEP कहा जाता है, NEP 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुए हैं, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी थी और अब कैसी है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें में मुख्य बदलाव हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि यहाँ पर नई शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ ऐड की गई हैं, क्या चीज़ हटाई गई हैं, तो वो सारी चीज़ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी और 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे, मतलब कुछ चेंजेज किए गए थे। यानी 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव क्या है हम आगे आपको यहाँ पर बताएंगे। तो नई शिक्षा नीति 2020 क्या है? तो नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह पर लागू की गई है, लागू की जाएगी, अभी की नहीं है, की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानूनी 2009 के अंदर रखा गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है कि ताकि सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो आगे यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी क्या क्या चेंजेज हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। तो आप ध्यान से ज़रूर सुनें इसको। पहला पॉइंट है, नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, जो हमारी मातृभाषा होती है, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा, ज़बरदस्ती मतलब किसी भी भाषा को किसी के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। अगला पॉइंट है, साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GR ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है कि यानी कि 2030 तक जितने भी यानी कि इंडिया में लोग रह रहे हैं यानी कि सारे शिक्षित हो जाने चाहिए इनके मुताबिक। तो आगे, अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा, यानी कि उनको वापस स्कूल में लाया जाएगा जो बच्चे स्कूल से दूर हैं। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी, यानी कि नए केंद्र खोले जाएंगे, नए स्कूल खोले जाएंगे जिनमें बच्चों की बाकी जो बच्चे जिनकी बुनियादी ढांचा कमज़ोर है तो उनको वहाँ पर तैयार करने के लिए नए स्कूल खोले जाएंगे, नए शिक्षा केंद्र खोले जाएंगे। आगे, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रम से 3-8 यानी कि 3 साल से 8 साल तक, फिर 8 से 11 साल और 11 से 14 साल और 14 से 18 साल, यानी कि पहले 5 साल 3 से 8, फिर अगले 3 साल 8 से 11 साल के बच्चे, और अगले 3 साल जो होंगे यानी कि 11 से 14 साल के बच्चे, और अगले जो 4 साल होंगे उसमें यानी कि जो उच्च शिक्षा होगी वो 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। पहले क्या था कि 6 साल के बच्चे से पढ़ाई शुरू की जाती थी, लेकिन अब जो है सरकार 3 साल से ही बच्चे को पढ़ने के लिए कहने के लिए कह रही है कि यानी कि वो बच्चे 3 साल से ही इनरोल करेंगे, और उसके बाद में 3 से 8 यानी कि 5 साल प्राइमरी, 3 साल फिर यानी कि अपर प्राइमरी, फिर इसके बाद में फिर 9th और 12th तक, और फिर इसके बाद में यानी कि अपर क्लासेस को करेंगे। इसके बाद में आगे जिस विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है।
आगे पॉइंट है, अगला पॉइंट, नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूल शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी, 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख यानी कि समग्र विकास के लिए कार्य, प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक मानक निर्धारक निकास के रूप में स्थापित किया जाएगा। अगला है पॉइंट, पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव की बुनियादी योग्यता पर जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए NEP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। आगे NCERT 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा NCPFECCE के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगी। आगे है, स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों को व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। यानी कि शैक्षणिक धारा, जो पाठ्येतर गतिविधियां हैं और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया, यानी कि ज़्यादा अंतर नहीं किया जाएगा कि हम पढ़ते कुछ और हैं, यानी कि उसके बाद में जो गतिविधि करते हैं वो अलग है और व्यवसाय में जब हम जाते हैं तो वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर यानी कि बिल्कुल नज़दीक की चीज़ों से यानी कि जोड़ा जाएगा, यानी कि बिल्कुल उनको बिल्कुल मिला जुला के ही सारी चीज़ें तैयार की जाएंगी। उसी तरीके का पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा उसके लिए, उसी हिसाब से उसकी शैक्षणिक जो होगी वो उसी हिसाब से होगी, यानी कि व्यवसाय में बच्चा अगर जाएगा तो वो इजीली व्यवसाय कर पाएगा। आगे, सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से वंचित समूहों SEDG की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। जो सामाजिक और आर्थिक नज़रिए से वंचित हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगे, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST राष्ट्रीय अध्यक्षता शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा। इसके लिए SCERT शिक्षकों और सभी सत्रों पर एवं क्षेत्रों के विशेष संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा, यानी कि सभी से सलाह मशवरा किया जाएगा इसके बारे में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब उसको नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, यानी कि अब जो हमारे पोखरियाल निशंक जी हैं वो अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य जो अभी 4.43% है, तो ये बहुत अच्छी बात है सभी के लिए कि शिक्षा पर जो खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है ताकि सभी को आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके। आगे अगला पॉइंट है, नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है, यानी कि 2030 तक, यानी कि 10 साल हैं, 10 साल के अंदर ये गवर्नमेंट का कहना है, यानी कि नई शिक्षा के अंदर उन्होंने कहा है कि 3 से जो 18 साल के सभी बच्चे होंगे वो यानी कि सारे के सारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर लेंगे, यानी कि वो शिक्षा प्रदान तब तक कर चुके होंगे, यानी कि सभी को शिक्षा मिल जाएगी। अगला पॉइंट है, 6ठी क्लास के वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स शुरू करेंगे, इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा और इन्हें पाठ्यक्रम में लागू भी किया जाएगा। अगला पॉइंट है, उच्च शिक्षा के लिए सिंगल रेगुलेटर रखा रहेगा, लॉ मेडिकल शिक्षा को छोड़कर, यानी कि सभी के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा, बाकी मेडिकल और लॉ के लिए अलग रहेगा छोड़कर समाप्त। उच्च शिक्षा के लिए एकल और अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा। तो इनके लिए एक HECI जो उच्च शिक्षा आयोग होगा उसका गठन किया जाएगा। अगला पॉइंट है, HECI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। विनिमय के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामकीय परिषद,
फिर मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद, तीसरा है वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, और चौथा है प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। तो ये 4 अलग अलग HECI के 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे। अगला पॉइंट है उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है कि 50% जो भी 2035 तक सभी का इनरोल यानी कि 50% हो जाएगा। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार GER 26.3% है, तो यानी कि 26 से बढ़ा के इसको 50% करने की इनकी कोशिश है कि तब तक यानी कि 50% लोग जो हैं वो बिल्कुल पढ़े लिखे हो जाएंगे समाज के अंदर। उस शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। उस शिक्षा में 3.5 करोड़ यानी कि 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अगला है पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल में एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद आपको डिप्लोमा, 3 साल के बाद आपको डिग्री, और उसने इन छात्रों को बहुत मतलब इस तरीके से 3 या 4 साल के बाद आपको डिग्री मिलेगी। इससे इन छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है। तो पहले साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में उसको डिप्लोमा, 3 और 4 साल में उनको डिग्री मिला करेगी। आगे है नई शिक्षा नीति में छात्रों को यह आज़ादी भी होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहें तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि जैसे आप एक कोर्स कर रहे हैं, आपका मन नहीं है उसको करने का, तो आप उसको छोड़ के दूसरे कोर्स में जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आगे उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। उन्हें MPhil की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि MPhil करने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट MA और MA के बाद में PhD कर सकते हैं, उनको MPhil करने की ज़रूरत नहीं होगी। शोध करने के लिए और पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, यानी कि NRF की स्थापना की जाएगी। NRF का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यमों से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना है, यानी कि माध्यमों से शोध की संस्कृति को, जो शोध किए जाते हैं उसकी संस्कृति को सक्षम बनाना है, अच्छी तरीके से उसको कुशल बनाना है। NRF स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा शासित होगा। अगला पॉइंट है उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में पारदर्शिता लानी होगी। जो संस्थान हैं उच्च शिक्षा के, उनको फीस में जो फीस वो चार्ज करते हैं उसके बारे में पारदर्शिता लानी होगी, ट्रांसपेरेंट किया जाएगा। आगे SC, ST, OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यताओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। उनको छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान करना, उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला पॉइंट है ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फॉर्म NETF बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है हाल ही में महामारी और वैश्विक महामारी में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश के एक व्यापक सेट को कवर किया जाएगा, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा देने को ई शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए MHRD में डिजिटल एवं संरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी। तो आप बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि मैं
लॉकडाउन के शुरू से ही और उससे पहले से ही मैं आपके लिए वीडियोस बनाता आ रहा हूं और मैंने ऑलरेडी बताया है कि आज के टाइम में जो ऑनलाइन शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर बाय द वे में जैसे अभी महामारी आई हुई है कोविड-19, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कोरोना वायरस की वजह से। तो लोग बाग ऑनलाइन शिक्षा, फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर रही हैं सभी स्टेट्स में, तो आगे भी ऑनलाइन शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन अगर ऑनलाइन शिक्षा पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा तो टीचर्स के लिए ये थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि टीचर्स की जो पोस्ट होंगी, वैकेंसी जो निकलती हैं, तो वो कम निकलनी शुरू हो जाएंगी अगर ये ऑनलाइन शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है, सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और प्राकृतिक भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने, उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उस शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश भी की गई है इसके अंदर। तो ये पॉइंट्स, मुख्य पॉइंट्स यही थे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है, क्या चीज़ है आपके लिए, क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए। तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स इसमें रह गए हों। अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो वो हम इसका जो न्यू पॉलिसी है तो इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से जाकर उसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन साथ के साथ में आपको मिलती रहे। तो आप हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी का धन्यवाद।